सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। हमने देखा है पिछले फंक्शंस के अंदर कि हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान करा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्टाफिंग पढ़ा। उस स्ट्रक्चर्स पे हम लोगों ने लोगों को अपॉइंट करा। नाउ इट्स अ टाइम कि उन्हें ये बताना है कि उन्हें क्या काम करना है। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट? डायरेक्टिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉइज ताकि वो अपने इफेक्टिवली उस काम को कर सके। सो जब हम बात करते हैं बेटा डायरेक्टिंग की, तो व्हाट इज डायरेक्टिंग? Plans are just blueprint until energy flows through them. So after staffing place the right person on the right position, actual work begin only when they receive the instruction, guidance, inspiration. Directing is the executive function that initiates action. अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग और स्टाफिंग सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, एक सेटअप है। एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो रहा है कहां से? डायरेक्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि उनको बताना और फिर उनको ऑब्जर्व करना कि वो काम वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट द डायरेक्टिंग। जो भी डायरेक्टिंग के हमारे फीचर्स होते हैं, तो पहला फीचर जो हमारा डायरेक्टिंग का आता है दैट इज इनिशिएट्स एक्शन, कि एक्चुअल वर्क बिगिंस फ्रॉम डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाई इट कॉल्ड इनिशिएट्स एक्शन। सेकंड इज परवेसिव एट एवरी लेवल, हमेशा हर लेवल पर डायरेक्टिंग काम आएगी। टॉप लेवल वाला भी अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा होगा? इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा। मिडिल लेवल वाला भी अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट कर रहा होगा। लोअर लेवल वाला भी अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट कर रहा होगा। सो इट अकर व्हेरेवर अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, वहां पर हमेशा परवेसिव डायरेक्टिंग काम में आएगी। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग में वी आर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होते हैं। Next is it's a continuous function, it's a never ending process. Why it is called never ending? Because guidance, motivation, supervision ये कभी भी खत्म नहीं होता। एक टास्क खत्म होता है, नया टास्क आता है, फिर आप उनको गाइड करते हैं, फिर आप मोटिवेट करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि डायरेक्टिंग का क्या रोल है। तो डायरेक्टिंग का रोल है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट है मोटिवेशन। कभी कभी क्या होता है कि पुराने एम्प्लॉयज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ भी नया अगर चेंज आता है तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट होते हैं। हेजिटेशन, उनको ये लगता है कि नहीं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो थ्रू डायरेक्टिंग हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं और हम उन्हें ये बता सकते हैं कि ये चेंज आपके लिए अच्छा तो है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है, आपके लिए भी इवन बेटर है, ये आपके काम को और आसान कर देगा। तो थ्रू डायरेक्टिंग वी कैन रिमूव द हेजिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज और हम उनको क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। तो बेटा मेनली 4 एलिमेंट है: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन मींस सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबाउ, कि जो वर्कर को हमने टास्क दिया है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो टास्क की मैनर में कर रहे हैं या नहीं। सो सुपरविजन मींस ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द वर्क फ्लोस फ्रॉम अ डायरेक्ट एंड ऑपरेटिव लेवल। उसके बाद जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन इज स्टिमुलेटिंग द इनर डिजायर। हम लोगों ने क्या करा है? स्टिमुलेट करा है इनर डिजायर को, लोगों की इनर फीलिंग को जाना, और उसी फील को जानते हुए हमने उन लोगों को क्या किया? मोटिवेट किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। हम लोगों ने लोगों के बिहेवियर को क्या करा? इन्फ्लुएंस करा। एंड कम्युनिकेशन, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इन 4 चीजों से मिलकर क्या बनता है बेटा? डायरेक्टिंग बनता है। अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोटिवेशन पे। तो व्हाट इज मोटिवेशन? तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिससे हम एक इंसान की, एक एम्प्लॉय की इनर स्टेट को, इनर नीड को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। तो हम समझते हैं व्हाट इज मोटिव। मोटिव इज द इनर स्टेट। व्हाट इज मोटिवेशन? That is the process. And what are the motivators? Motivators mean किसके थ्रू, किन किन चीजों के जो incentives हैं, समझ में आया, उनके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। So there is a difference between motive, motivation and motivator. Motive is a inner state, motivation is a process, motivators are the things used to motivate the employees. आगे बात करते हैं बेटा, सबसे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आता है। तो मैस्लो ने यहाँ पर मोटिवेशन की जो थ्योरी है उसको क्या करा है बेटा? एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला कि इंसान की जो नीड्स होती है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंसान की सबसे पहली बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, दैट इज रोटी, कपड़ा एंड मकान।
ठीक है। जब वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे चला जाता है कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड उसका फ्यूचर में सेव है या नहीं है, उसने इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है ना, तो वो उसकी नीड्स को फुलफिल करने लग जाता है, प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा जोड़ने लग जाता है ताकि वो जो चीज वो आज कमा रहा है वो उसको फ्यूचर में उसी अकॉर्डिंग मिल सके। उसके बाद अफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड, उसकी सोशल नीड डेवलप हो जाती है, दोस्त बनने चाहिए, लोग बाग उसको जानने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसको ये लगना चाहिए एक सोशल बिहेवियर, एक गेट टुगेदर, जो गेट टुगेदर्स अरेंज करे जाते हैं ऑफिशियल्स में वो अफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड का ही पार्ट होते हैं। उसके बाद है एस्टीम नीड, ये जनरली हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर ये नीड होती है। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है हमने उनको बहुत बड़ा एक अवार्ड दे दिया, उनको प्रेस्टिजियस एक अवार्ड दे दिया, ये बताया कि ही इज द मेन पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो हमने उनको अवार्ड दिया। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, हमने उनको जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां तक जो उनकी डिजायर है हमने उसको भी क्या करना, फुलफिल करने की तरफ उनको डायरेक्ट कर दिया। तो these are the Maslow need of hierarchy theory: basic psychological need, safety and security need, definition and belonging need, esteem need and self actualization need। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कि मोटिवेशन के क्या तरीके होते हैं। तो मोटिवेशन हम उनको दो तरीके से कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं बेटा, उनको हमने पे एंड अलाउंस दे दिया, बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव दे दिया, को पार्टनरशिप और ईएसओपी दे दिया। पे एंड अलाउंस मीन सैलरी हो गया, बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया कि एक्स्ट्रा अमाउंट दिवाली पे या होली पे आपको बोनस मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग एक परसेंटेज से ज्यादा अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो जितना भी एक्स्ट्रा आपने अर्न करा वो एम्प्लॉइज के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के बारे में यहाँ बात कर रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय इफेक्टिव है तो अगर इफेक्टिव है तो उसकी एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड होगी, अगर वो इफेक्टिव से ज्यादा वर्क कर रहा है, इफेक्टिव से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है तो उसकी एक अलग से स्पेसिफाइड स्पेशल रेट से उसको वेजेस दी जाएगी। पर अगर कोई बंदा है जो उससे कम इफेक्टिव है, कम प्रोड्यूस कर रहा है तो एक अलग रेट उसके लिए क्या करी जाएगी, वेजेस के लिए दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जिसको सबसे लीस्ट वाली रेट मिल रही है वो मोटिवेट होगा कि एटलीस्ट मैं बेसिक तक तो चला जाऊं या इफेक्टिव जो रेट है वहां तक तो मुझे मिल रहा है। और उसके बाद आता है को पार्टनरशिप और ईएसओपी। यहाँ पर क्या करा जाता है, एम्प्लॉयज को बहुत नॉमिनल रेट पर कंपनी के शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी के अंदर को पार्टनर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने प्रोवाइड करी, बार बार उनको ट्रेनिंग से भेजना, डेवलपमेंट के लिए भेजना, जॉब एनरिचमेंट एक्टिविटी, उनके रूटीन टास्क वेराइटी ऐड कर दी उनके रूटीन टास्क में। एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, हमने बहुत बड़े एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोग्राम करा। ऑटोनॉमी दे दी उनको, एम्पावरमेंट दे दिया कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, तो यहाँ पर कितने टाइप की लीडरशिप हमारे को स्टाइल देखने को मिल सकती है, तो तीन टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। फर्स्ट होती है ऑटोक्रेटिक, सेकंड होती है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड होती है लेजर फायर। जो ऑटोक्रेटिक होती है उसको ऑथोराइन भी कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक होती है उसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, और जो लेजर फायर है उसको हम फ्री राइन भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो लीडर होता है सारे डिसीजन वही लेता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उनसे कुछ भी सजेशन नहीं लेता, ठीक है। तो ही इज द होल एंड फुल। ये कहां पर काम आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बॉस सेंटर्ड हो, जहां पर जो सबऑर्डिनेट हो वो बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड हो, जैसे जो अपन कह सकते हैं कि वेजेस, डेली वेजेस वाले जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और ये होते हैं, वहां पर क्या काम आएंगे, है ना, ऑटोक्रेटिक काम आएगा। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव की, डिसीजन तो यहाँ पर लीडर ही लेगा, पर वो सबसे सजेशन लेगा और सजेशन लेने के बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो क्या क्रिएट करेगा, एक डिसीजन बनाएगा। तो ग्रुप सेंटर्ड होता है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं, तो इस वजह से उनसे सजेशन दिया जाता है। लेजर फायर और फ्री राइन, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज के जो लीडर होता है उसका सिर्फ रोल होता है कि वो रिसोर्सेज और सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उसके अलावा वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। वो सारी अथॉरिटी किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सबऑर्डिनेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ही वो अकर होता है, अदरवाइज सारी पावर्स किसके पास चली जाती है, सबऑर्डिनेट के पास चली जाती है। इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल कहाँ काम में आएगी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर जो आपके सबऑर्डिनेट हो वो हाईली एजुकेटेड हो, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, दीज आर द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं।
कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर फायर में क्या फर्क है। तो यहाँ पर लीडर का कंट्रोल होता है, यहाँ ग्रुप टीम वर्क होता है, वहाँ इंडिविजुअल सेल्फ डायरेक्शन होता है। सुटेबिलिटी अनस्किल्ड वर्कफोर्स के लिए, एजुकेटेड एम्प्लॉइज और हाईली ट्रेन्ड एम्प्लॉइज के लिए। रियल वर्ल्ड एडॉल्फ हिटलर था यहाँ पर, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस में हमारे यहाँ पर आज भी होता है, और टीसीएस के अंदर R&D लैब वगैरह बना रखी है उन लोगों ने, तो वहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस पूरा सबऑर्डिनेट के साथ में उन्होंने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पावर्स एंड अथॉरिटी को। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ टू वे प्रोसेस, याद रखिएगा कम्युनिकेशन सिंगल, इट्स अ टू वे प्रोसेस, नॉट अ वन वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का हमारा जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले सेंडर होता है द पर्सन हु गॉट एन आइडिया दैट इज नोन एज मैसेज, वो मैसेज को इनकोड करेगा सामने वाले की लैंग्वेज में, मीडिया, इंटरनेट, मेल, मैसेजेस, किसी भी थ्रू उसको क्या करेगा, सामने वाले तक पहुंचा देगा, सामने वाला उसको डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, और रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। रिसीवर रिसीव करने के बाद उसका एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा, जब तक फीडबैक नहीं आता, जब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सो देयर इज अ नॉइज, एज यू हैव सीन। नॉइज क्या होती है बेटा, कि किसी वजह से वो मैसेज उस तक पहुंच नहीं पाता। तो उसके रियल वर्ल्ड नॉइज क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल नॉइज हो सकता है, पुअर वाईफाई कनेक्शन हो सकता है, सिमेंटिक नॉइज हो सकती है, कोई टेक्निकल जार्गन हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करे जो सामने वाले को समझ में नहीं आए। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, जो कम्युनिकेशन होता है वो दो टाइप की कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पर कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन को प्रॉपर्ली फॉलो करा जाता है और वो सिस्टमैटिकली फॉलो होती है। सारा कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होता है और यहाँ पर किसी भी इंप्लॉय की अकाउंटेबिलिटी पता लगाना बहुत आसान होती है। पर व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, हम इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी इंप्लॉय की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, अगर आप देख रहे होंगे तो अगर ब्रांच मैनेजर को कम्युनिकेट करना है सीईओ से, तो ब्रांच मैनेजर एलिमेंट हेड से करेगा, सीईओ हेड से करेगा, फिर ब्रांच मैनेजर से, रीजनल हेड से, देन सीईओ से कम्युनिकेट हो पाएगा। तो ऑफिशियल एंड सिस्टमैटिक एंड रिजिड है, फोकस प्योरली ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ट्रैवल विया रिटर्न नोटिस, मेमोज और हायरार्किकल मीटिंग। और यहाँ पर हम बात करते हैं अनऑफिशियल है, फ्लेक्सिबल, फास्ट होता है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ट्रैवल इन वर्क यूज एग्जैक्ट मैनर, कटिंग डायरेक्टली अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल चैनल के अगेंस्ट में बनता है। आगे बात करेंगे, आइडेंटिफाई द 4 बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी नॉइज होती है। तो पहला आता है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा आता है पर्सनल बैरियर। व्हाट आर द सिमेंटिक बैरियर? सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है बेटा, दे वर्ड्स themselves fail caused by the faulty translation, badly expressed message, टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है, बहुत बार पूछा जाता है, टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है ऐसे टेक्निकल वर्ड जो आपने कम्युनिकेशन में काम में लिए हैं। फॉर एन एग्जांपल EBIT, समझना है, तो अब आपको नहीं पता, एम्प्लॉयज को नहीं पता EBIT के बारे में, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, द स्टेट ऑफ माइंड ब्लॉक द मैसेज, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, वो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कर लेगा, उसके लैक ऑफ अटेंशन होगा या पुअर अटेंशन है, भूल जाएगा, या उसको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले पे, तो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, आपका स्ट्रक्चर इस अकॉर्डिंग क्रिएटेड है कि आप प्रॉपर्ली वहां पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। फिर पर्सनल बैरियर्स है, पर्सनल बैरियर्स के अंदर बेटा क्या क्या आता है कि भाई सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, समझ में आ गया, या एक प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम नहीं है, तो सबऑर्डिनेट भी क्या है, वहां पर इनिशिएटिव नहीं ले रहे किस चीज के लिए, काम के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बनाना है तो आपको किन किन चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो आपको आइडिया पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा, रिसीवर की नीड को टारगेट करना पड़ेगा, बी अ गुड लिसनर, इंश्योर द प्रॉपर फीडबैक एंड फॉलो अप द कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन को हमेशा आपको फॉलो अप भी करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये सिंथेसिस आगे पूरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस 4 चीजों पर डिपेंड होता है, मोटिवेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो रिजल्ट क्या है, स्टैटिक प्लान आर एग्जीक्यूटेड, एम्प्लॉयज असिस्टेंस इज मैनेज एंड द कॉर्पोरेट मशीन इज थ्राइव्स। दैट इज ऑल अबाउट। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसकी ही सबसे ज्यादा नीड है हमें। थैंक यू सो मच।